हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमकॉम सेकंड ईयर MCO 4 यूनिट नंबर 5 का एक नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं वीडियो फर्स्ट में, जो कि हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या थे 1990s तक। नेक्स्ट जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वो है रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991। क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी 1990 तक, उसमें कुछ चेंजेस हमने लाए 1991 में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। तो क्या क्या चेंजेस थे वो हम देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ माल फंक्शनिंग of the Indian economy, the immediate necessity of changing government policy in July 1991 is attributable to the problem of external payment। क्योंकि हमने 80s में क्या किया था, कुछ लिबरलाइजेशन ला दिया था, कुछ लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आए थे, जो कंट्रोल थे उनको रिमूव किया गया था 80s में। इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में जो इम्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट बढ़ने का मतलब है कि हमें पेमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई, इतना पेमेंट हमें रिसीव हुआ नहीं। अब इससे क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया, हमारी जो एक्सटर्नल बोरिंग्स थी वो इंक्रीज हो गई। तो अब क्या किया जाने लग गया कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी। इसकी वजह से हमें अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ी 1991 में, ताकि हम अपनी एक्सटर्नल पेमेंट को जो पे करनी थी, जो हमने बोरिंग्स ली हुई थी, जो पेमेंट करनी थी, उससे बच सके या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सके। द क्राइसिस वॉज एक्चुअली बिल्डिंग अप during 1985 to 90 and become more serious following the Gulf crisis of 1990 when the oil import bills shot up। अब क्या था कि जो 1985 और 1990 में डेंजर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, हो चुके थे, और बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो थी 1990 में आ चुकी थी, क्योंकि गल्फ क्राइसिस की वजह से, यानी कि पीरियड ऑफ वार की वजह से। और साथ ही साथ इस पीरियड में क्या हुआ, जो इम्पोर्ट था किसका, जो ऑयल वगैरह हम इम्पोर्ट करते थे बाहर की कंट्री से, उसके जो प्राइजेस थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो ऑल दिस रिजल्ट in an increase in the current account deficit to $9.7 billion in 1991 from $6.9 billion in 1989 to 90। यानी कि अगर हम 89 से 91 तक की अगर हम बात करें, तो जो हमारा डेफिसिट था, जो हमारा इम्पोर्ट था, या फिर जो हमारी एक्सटर्नल बोरिंग्स थी, वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। क्योंकि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया तो पैसे तो चाहिए ना उसकी पेमेंट करने के लिए, तो हमने बोरिंग्स की थी। तो जो बोरिंग्स थी हमारी $6.9 बिलियन थी 1989 से 90 तक, और वो बढ़ के कितनी हो गई, $9.7 हो चुकी थी 1990 टू 91 में। अब इस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पे एक्सटर्नल पेमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका था। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो रीच द लोवेस्ट लेवल ऑफ $1.2 बिलियन इन दिसंबर 1990 तक। जो हमारे पास, इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व होता था, एक्सचेंज रिजर्व, वो गिर के कितना रह गया, $1.2 बिलियन दिसंबर 1990 में। अब इतने फॉरेन एक्सचेंज का तो हम यूज़ नहीं कर सकते $9.7 की पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इतना डेफिसिट हो चुका था। अब क्या किया जाए, एट दिस स्टेज देयर वर टू प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कमर्शियल बोरिंग वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल ड्यू टू द डाउनग्रेडिंग ऑफ इंडियन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब क्या था कि अब जो भी हमें कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री ने लोन ले लिया था, अब लोन नहीं लिया जा सकता था। शॉर्ट टर्म क्रेडिट बिकम डिफिकल्ट सिंस द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट टच $5 बिलियन। अब जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट था, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो क्रेडिट हम 1 साल तक के लिए लेते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट था वो भी $5 बिलियन तक पहुंच चुका था। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी हम नहीं ले सकते थे। उसके बाद आता है, अंडर द सर्कमस्टांसेस देयर वर अर्जेंट नीड फॉर आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ एक्सेप्शनल फाइनेंसिंग। IMF assistance was sought in January 1991 under the contingency compensatory financial facility। अब ना ही हम कमर्शियल बोरिंग कर सकते थे, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंडिया की गिर चुकी थी। ना ही हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते थे, क्योंकि एक जो लिमिट होती है उस लिमिट को इंडिया ने टच कर लिया था। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना था जिसकी वजह से हमें फाइनेंस मिल सके, फाइनेंस हम अरेंज कर सके, ताकि हम अपनी इंडिया की इकोनॉमी की जो नीड्स है, जो इम्पोर्ट्स है, उसकी पेमेंट कर सके। तो IMF की हेल्प हमने देखी कि हमें IMF जो है वो मदद कर सकता है 1991 में, ठीक है।
which enable the RBI, Reserve Bank of India, to borrow 400 million to meet the liability for a period of 1 month at a time. अब इसमें कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 400 मिलियन डॉलर्स तक वो क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है अपनी जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए। इवन देन द क्राइसिस कुड नॉट बी प्रिवेंटेड, इतनी हेल्प मिलने के बाद भी जो प्रॉब्लम थी वो सही नहीं हुई। देयर वॉज फर्दर ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू $1.1 बिलियन। फिर से क्या हुआ कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो डाउन चला गया था $1.1 मिलियन से। Hence, the reformist policy measures were initiated by the government of India in July 1991। अब इतना सब होने के बाद भी, IMF से हेल्प लेने के बाद भी कोई प्रिवेंशन नहीं हो रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, तो अब ये सोच लिया गया कि हमें इंडिया की पॉलिसी को चेंज करना ही करना है। इस तरीके से करना है कि जो एक्सटर्नल पेमेंट की प्रॉब्लम है उससे बाहर आया जा सके, जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम है उससे बाहर आया जा सके। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पैकेज कंसिस्टेड ऑफ मेजर डिसीजन बियरिंग ऑन द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो ये जो इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउड नहीं किया गया था, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को अलाउड नहीं किया गया था, पब्लिक सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन थी कि ये कुछ इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर रेगुलेट करेंगी, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि स्मॉल सेक्टर के पास ही थी। तो इन सारी पॉलिसी में हमने चेंजेस लाने की सोची। हाँ, फर्स्ट क्या था कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपको इंडस्ट्री सेट करनी है तो लाइसेंस की ज़रूरत है, उसको हटाया गया। कुछ ही ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत थी, बाकी और इंडस्ट्री को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज अबोलिश्ड except for a short list of industry related to security and strategic concern, social reasons, hazardous chemical and overriding environmental consideration। इसमें ये कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको लाइसेंस की ज़रूरत थी। कौन कौन सी इंडस्ट्री थी? सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक कंसर्न से रिलेटेड, सोशल रीजनिंग से रिलेटेड, हजार्डियस केमिकल से रिलेटेड, ओवरराइडिंग इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, बाकी कोई भी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस के। एट द सेम टाइम द एंट्री लिमिट्स ऑफ MRTP कंपनीज एंड डोमिनेंट अंडरटेकिंग वर रिमूव्ड, फॉलोड बाय अबोलिशन ऑफ कंट्रोल ओवर कैपिटल इशू। यानी कि जो भी कैपिटल वगैरह इशू की जाती थी, जो भी लिमिट थी कैपिटल इशूज़ पे, वो लिमिट भी हटा दी गई। ठीक है, कि कितने भी अपनी कंपनी के शेयर को इशू कर सकते हो मार्केट में। Direct foreign investment was permitted up to 51% equity in high priority industry without any bottleneck in the process of approval, subject to the condition that foreign equity cover the foreign exchange requirement for import capital goods। अब इसमें ये कहा गया कि जो हमने कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में नहीं होगी, उस लिमिटेशंस को भी हटा दिया गया, वो जो कंट्रोल था उसको भी हटा दिया गया कि फ़ॉरेन कंट्री वाले आके हमारी कंट्री के अंदर 51% तक हाई प्रायोरिटी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मालिकाना हक 51% तक ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अप्रूवल के। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी फ़ॉरेन इक्विटी होगी ना, उसका यूज़ किया जाएगा जो भी हमारी इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स की पेमेंट करने के लिए। यानी कि कोई भी पर्सन आके हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा लेके आएगा, वही इन्वेस्ट करेगा, तो उस मनी को, उस फॉरेन इक्विटी का यूज़ किया जाएगा जो भी हम अपनी कंट्री में कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ऑटोमेटिक परमिशन वॉज टू बी गिवन टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। अब जो फॉरेन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जो कि फॉरेन कंट्री से ही लाई जाएगी। अब क्या कर दिया गया है, इंडियन की जो पॉलिसी बनाएगी उसमें ये लिख दिया गया है कि ऑटोमेटिक अप्रूवल है, किसी भी तरीके की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और वो टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री से आएगी, तो आप वो ला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इट वॉज अनाउंस दैट इंडियन कंपनीज would be free to negotiate the terms of technology transfer with their foreign counterpart according to their own commercial judgment within the specific parameter regarding payment of royalty etc.
तो जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशन वगैरह करनी है कंपनीज़ को, इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ के साथ, तो वो नेगोशिएट कर सकती है फ्रीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, 1991 में क्या पॉलिसी चेंजेस किए गए थे जिससे कि इकोनॉमी ग्रो कर सके, वो ये था, द पावर सेक्टर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज एक्सेट्रा रिजर्व अर्लियर फॉर डेवलपमेंट इन द पब्लिक सेक्टर वर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो कुछ ऐसे सेक्टर थे जो पब्लिक सेक्टर के हाथों में थे, जिसपे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकते थे, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उन सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन अप कर दिया गया कि अब इन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज, इन सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास थी। A major step in the process of trade policy reform was devaluation of the rupees by about 18% against the basket of major currency, डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, येन एंड फ्रांस। अब इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे इंडिया की करेंसी थी उसकी वैल्यू को डिवैल्यू कर दिया गया। डिवैल्यू करने का मतलब है पहले $1 के बदले 60 रुपीज़ मिलते थे, अब $1 के बदले 65 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि $1 के बदले अब हमें ज़्यादा रुपीज़ मिल रहे हैं। यानी कि बाहर की कंट्री की कैपेसिटी बढ़ गई है कि इंडिया की कंट्री से वो बहुत ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं सेम अमाउंट स्पेंड करके। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाहर की कंट्री हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेगी, यानी कि हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी। और साथ ही साथ जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ के जो गुड्स थे वो कंपेरेटिवली कम प्राइस में हमें अवेलेबल होते थे। अब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में अब पहले हमें $1 लेने के लिए 60 रुपये पे करने पड़ते थे, अब वही डॉलर लेने के लिए 65 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। यानी कि बाहर की कंट्री से जो हम सामान मंगा रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। तो हमारी कंट्री के लोग अब बाहर की सामान खरीदने की बजाय हमारी कंट्री से सामान खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में बेनिफिट है। तो हमारी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू थी वो 18% तक डीवैल्यू कर दी गई थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन एम्ड एट रिसोर्सेज एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट सिग्नल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाए थे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी उन सारे रूल्स को हटा दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। और जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी कि आप बाहर की कंट्री से गुड्स नहीं ला सकते, सर्विस नहीं ला सकते, टेक्नोलॉजी या कैपिटल को नहीं ला सकते, तो वो सारी रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई थी। न्यू पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट एनहेंस द लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर ओपन जनरल लाइसेंस। कुछ ऐसे न्यू लाइसेंस के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, बिना लाइसेंस के कर ही नहीं सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई। कुछ ऐसे सेलेक्टेड आइटम्स अब है जिसको इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अनदरवाइज बाकी आप कोई भी आइटम्स को बिना लाइसेंस के जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हो बाय अनाउंसिंग अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट। यानी कि कुछ नेगेटिव लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट है जिनके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। The list included a few prohibited items and canalized items. Gradually, more items were removed from the negative list and some were shifted to the special import item list. अब क्या हुआ था, कुछ नेगेटिव लिस्ट बना दी गई थी कि इन चीज़ों को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसमें से कुछ आइटम जो है वो हटा दी गई है कि अब आप इन चीज़ों को भी अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी थी वो थी पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट डिसीजन टू इन्वाइट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ security traded on the primary and secondary capital market as well as those listed on the over the counter exchange of India। एक नया रिफॉर्म ये भी आया, इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो भी जिनका काम क्या होता है इन्वेस्ट करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट हो, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट हो। इतना ही नहीं बल्कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, as a part of the policy of globalization, Indian companies were allowed to access to foreign capital market by issuing GDR, ADR
यूरो करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉर अप्रूवल पर्पस। अब ये कहा गया कि इंडिया की जो कंपनी शेयर को इशू करती है सिर्फ और सिर्फ वो अपनी कंट्री में शेयर को इशू ना करके बाहर की कंट्री से भी पैसा रेज कर सकती है शेयर्स को इशू करके, जीडीआर के थ्रू, एडीआर के थ्रू, यूरो करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू। उसके लिए भी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी in selected public undertaking have been pursued by government along with the policy of closing down loss making public undertaking। अब ये कहा गया है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्ट करते थे, अब उनको भी ओपन अप कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब प्राइवेट सेक्टर भी उन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करते थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा कि हम उन कंपनी से पैसे को निकाल रहे हैं जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, जहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन वहाँ से हमें प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा है, तो वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर इन द स्मॉल स्केल सेक्टर वाज मार्जिनली रिड्यूस्ड एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स वाज ओपन टू लार्ज अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ 50% एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ ₹3 करोड़। इसमें इस पॉइंट में ये कहा गया कि पहले हमने पढ़ा था 90s 80s में फर्स्ट वीडियो में कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ सेक्टर ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर ही जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सेक्टर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो भी ओपन अप कर दिया गया, कुछ सेक्टर को ओपन अप कर दिया गया कि जहाँ पे लार्ज सेक्टर भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है रेडीमेड गारमेंट का, कि रेडीमेड गारमेंट में अब लार्ज स्केल सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसका 50% जो है वो एक्सपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आई थी वो थी इन 1991 पॉलिसी वर ऑल्सो अडोप्टेड फॉर डीरेगुलेटिंग लैंडिंग रेट एंड अलाइंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिपॉजिट रेट ऑफ बैंक। इसमें ये कहा गया कि जो लैंडिंग रेट से जिस रेट पे बैंक जो है लोन देता था लोगों को, उस रेट को भी चेंज किया गया, उसको भी कम किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना काम सेटअप कर सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो लोग डिपॉजिट करते थे उन पे उनको कम इंटरेस्ट रेट मिलता था, तो उसको भी चेंज किया गया, उसमें भी अब क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करने लगे, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने लग गए। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर मेकिंग banking services more competitive, it was decided to open up the banking to the private sector in January 1993. The Reserve Bank issued guidelines for issuing the raising the new bank in the private sector with a minimum capital adequacy of the 10%। इस पॉइंट में ये कहा गया कि जो भी हमारे बैंक वगैरह थे सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास थे। अब गवर्नमेंट ने ये कहा गया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी अपने खुद के बैंक को ओपन अप कर सकता है, ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक ने 1993 जनवरी में एक गाइडलाइन निकाली कि हाँ, पब्लिक सेक्टर अपने खुद के बैंक तो ओपन अप कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जितना भी उनके पास डिपॉजिट आएगा उसका 10% वो क्या है, कैपिटल एडुकेसी के रूप में कम से कम अपना पास वो रखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो बैंक डूब ना जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ओपनिंग अप insurance business to the private sector has been yet another policy measure adopted with a view to making available long-term fund for infrastructure, introducing innovative product and improving the quality of customer services। कि जो हमारा इंश्योरेंस था वो इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर के पास था, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन अप कर दी गई ताकि वो जो क्या कर सके, लॉन्ग टर्म फंड उनको अवेलेबल हो सके। यानी कि जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास क्या आ रही है, पैसे आ रही है जिन लोगों को वो इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उस फंड का वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स ताकि उनको अवेलेबल हो सके, उस फंड का यूज़ कर सके वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बनाने में, अच्छी सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। अर्लियर it was a protected economy in which many undertakings were characterized by low productivity, inefficiency, and low capacity utilization, and limit on industrial investment in the private sector did not permit creation of the capacity required for deriving the economy of scale। पहले क्या हुआ था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया गया था कि बाहर की इकोनॉमी हमारी कंट्री में आके क्या ना कर सके, काम ना कर सके। तो इससे क्या हुआ था
कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी, ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, इनएफिशिएंसी थी, पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंटर कर सके। इससे क्या हुआ, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी थी तो हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर पा रहे थे अपनी इकोनॉमी में। अब क्या हुआ कि नाउ द न्यू पॉलिसी चेंजेस हैज रेंडर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू बी इंक्रीजिंगली मोर डिपेंडेंट ऑन मार्केट फोर्स। अब क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्री वगैरह की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती है, ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे इंडस्ट्री से रिलेटेड वो हटा दिए ताकि हमारी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूटिलाइजेशन करे और इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सके। In the past reform scenario, the Planning Commission is required to address the national objective of poverty alleviation, pollution control, employment generation and balance regional development in a holistic manner. अब क्या हुआ, जो पोस्ट रिफॉर्म स्नैरियो था इसमें क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन इज़ रिक्वायर्ड टू एड्रेस द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन था उनको किन चीज़ों पे ध्यान देना था, पॉवर्टी पे, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पे, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले और हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। तो होलिस्टिक मैनर का क्विकेस्ट मैनर में, होलिस्टिक मैनर का मतलब है क्विकेस्ट मैनर में हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाने लग गया पोस्ट सिनेरियो रिफॉर्म सिनेरियो में। ठीक है, कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो अच्छे से डेवलप कर सके, अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो ये थी हमारी कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पैकेज जो कि 1991 में लाया गया ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सके। इकोनॉमी में जितनी रिस्ट्रिक्शन थी, जितने कंट्रोल थे, उन सबको हटाया गया और जो भी हमने पढ़ा वो आपको पता चल ही क्या होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और साथ ही साथ कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। साथ ही इस यूनिट जो भी इग्नू की यूनिट्स है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही ये जो नोट्स है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर सको और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।